दोस्तों स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल टारगेट पॉलीटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 में। तो दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं यूपी पॉलीटेक्निक भौतिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलते हैं अपने प्रश्न की। तो हमारा पहला प्रश्न है, कांच पारदर्शी है परंतु कांच का चूरा अपारदर्शी है क्योंकि। दोस्तों कांच का चूरा अपारदर्शी इसलिए होता है कि चूरे पर जो प्रकाश पड़ता है उसका पूरा प्रकीर्णन हो जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर हमारा आंसर सही होगा ए नंबर। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की परास होती है। दोस्तों जो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की जो रेंज होती है दोस्तों वो 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है दोस्तों। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो सही होगा वो ए नंबर सही होगा दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, आकाश नीला दिखाई देता है। दोस्तों आकाश हमें प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई देता है दोस्तों। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन सही होगा दोस्तों ए नंबर ऑप्शन सही होगा दोस्तों। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। यदि दो समांतर दर्पण को समांतर रखा जाए तो उनसे बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या होगी। तो दोस्तों आप लोगों को एक फार्मूला बताना चाहूँगा। यदि समतल दर्पणों के बीच का कोण थीटा है तो उनके बीच रखी वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या n बराबर होता है दोस्तों 360 डिग्री अपान थीटा -1। दोस्तों थीटा के स्थान पर हम रख देंगे जो मान हमारा थीटा का दिया होगा और उसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वही हमारे प्रतिबिंबों की संख्या हो जाएगी दोस्तों। तो यहाँ पर अब चलते हैं आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब इसने रखा है वो समांतर रखा है दोस्तों। यहाँ पर जैसा कि आप लोग देख रहे हैं समांतर रखा है दोस्तों। तो समांतर के लिए थीटा का मान होता है दोस्तों 0 डिग्री। तो n बराबर हो जाएगा 360 अपान 0 -1। ये दोस्तों इन्फिनिटी आ जाएगा। तो हमारा जो ऑप्शन सही होगा दोस्तों वो डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अनंत, इसमें अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा पृथ्वी तक पहुंचती है। दोस्तों सूर्य से जो हमारा प्रकाश निकलता है उसकी ऊर्जा पृथ्वी तक विकिरण वृद्धि द्वारा पहुंचती है दोस्तों। विकिरण, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी द्रव को शीघ्र ही शीतल करने के लिए शीतलन व्यवस्था लगानी होगी दोस्तों। तो दोस्तों जो द्रव होता है उसके ऊपरी भाग ही सबसे ज़्यादा गर्म होता है, इसलिए शीतलन व्यवस्था में सबसे ऊपरी भाग अर्थात शीर्ष पर लगानी होगी। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही हुआ बी नंबर। चलते हमारा अगले क्वेश्चन की तरफ। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। दोस्तों ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक तांबा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विकिरण द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण की चाल होती है। दोस्तों विकिरण के द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण की चाल जो है वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। अगर इसे हम मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड आ जाएगी दोस्तों। यही हमारी प्रकाश की चाल भी है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, यांत्रिक कार्य तथा उत्पन्न ऊष्मा में संबंध प्रदर्शित करने वाला समीकरण है। दोस्तों जो यांत्रिक ऊर्जा और उत्पन्न ऊष्मा में संबंध होता है दोस्तों वो होता है हमारा W/H = J, जहाँ J बराबर यांत्रिक तुल्यांक होता है दोस्तों। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो ए नंबर करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऊष्मा के यांत्रिक तुल्यांक का मान होता है। दोस्तों ऊष्मा के यांत्रिक तुल्यांक J का मान होता है 4.18 × 10⁷ अर्ग प्रति कैलोरी होता है दोस्तों, प्रति कैलोरी होता है दोस्तों। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन सही मैच कर रहा है दोस्तों 4.2 × 10⁷ 4.2 जूल कैलोरी 4.2 × 10⁷। तो दोस्तों जो हमारा आंसर मैच कर रहा है दोस्तों वो बी नंबर ऑप्शन सही है 4.2 × 10⁷ अर्ग प्रति कैलोरी। दोस्तों हमारा डी वाला ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि इसमें जूल किलो प्रति कैलोरी दिया है।
तो ये ऑप्शन गलत है दोस्तों। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। वायु में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। यदि कांच में प्रकाश की चाल 2×10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक होगा। दोस्तों, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक n बराबर होगा वायु में प्रकाश की चाल अपान कांच में प्रकाश की चाल। कांच में दोस्तों हमारा कितना दिया है 2 × 10⁸। तो इसको दोस्तों ये तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 3/2। तो दोस्तों इसका आ जाएगा 1.5 आ जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन सही होगा दोस्तों वो डी नंबर बिल्कुल राइट आंसर है, 1.5 दोस्तों। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। विचलन कोण का मान निर्भर करता है। दोस्तों, विचलन कोण सिग्मा सम बराबर होता है n-1 × a, जहाँ पर a प्रिज्म का कोण है और n प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक हैं। तो जो हमारा विचलन कोण है वो n पर भी निर्भर करता है और a पर भी, अर्थात प्रिज्म के कोण पर भी निर्भर करता है और प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक पर भी। तो हमारा जो ऑप्शन सही होगा दोस्तों वो a b दोनों पर निर्भर करेगा, प्रिज्म के कोण पर भी निर्भर करेगा और प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक पर भी निर्भर करेगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जब श्वेत प्रकाश कांच के प्रिज्म में से गुजरता है तो दूसरी ओर प्राप्त स्पेक्ट्रम में जिस रंग का विचलन न्यूनतम होता है वह रंग है। दोस्तों, सबसे न्यूनतम विचलन लाल रंग का विचलन सबसे न्यूनतम होता है दोस्तों। जो हमारा न्यूनतम विचलन प्रदर्शित करता है वो लाल रंग करता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वर्ण विक्षेपण की घटना का कारण है। दोस्तों, वर्ण विक्षेपण की घटना इसलिए होती है क्योंकि प्रिज्म पदार्थ का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न प्रकाशों के लिए भिन्न भिन्न होता है। तो अगर प्रकाशों के लिए भिन्न भिन्न है तो उसकी तरंग दैर्ध्यों के लिए भी भिन्न भिन्न होगा दोस्तों। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन सही होगा दोस्तों वो सी नंबर सही होगा। प्रिज्म पदार्थ का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न तरंग दैर्ध्य के लिए भिन्न भिन्न होता है, यही वर्ण विक्षेपण घटना का कारण है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है जब श्वेत प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करता है तो दोस्तों, जब श्वेत वायु कांच में प्रवेश करता है तो तब लाल रंग की जो चाल है वो सबसे अधिक होती है दोस्तों। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन सही होगा दोस्तों वो बी नंबर ऑप्शन सही है दोस्तों। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक लंबी होती है दोस्तों। तो सबसे लंबी तरंगदैर्घ्य लाल रंग की होती है दोस्तों। यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो सही है वो डी नंबर सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा इंद्रधनुष में निम्नलिखित में से कौन सा रंग नहीं दिखाई देता। दोस्तों, इंद्रधनुष में हमें काला रंग नहीं दिखाई देता। हमारा अगला क्वेश्चन है वह प्रिज्म जो आपतित समांतर किरण पुंज के संपूर्ण प्रकाश को समकोण से विचलित कर देता है कहलाता है। तो दोस्तों, वह प्रिज्म जो आपतित समांतर किरण पुंज के पूर्ण प्रकाश को समकोण से विचलित कर देता है उसे हम पूर्ण परावर्तक प्रिज्म कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है उत्तल लेंस के समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए लेंस के मुख्य अक्ष पर वस्तु को रखना होगा। दोस्तों, अगर हम उत्तल लेंस से समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करना है तो हमें लेंस के मुख्य अक्ष पर वस्तु को लेंस की फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर रखनी होगी। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन सही होगा दोस्तों वो सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। हमारा अगला क्वेश्चन है एक लेंस को पुस्तक के छपे पृष्ठ पर रखकर थोड़ा ऊपर उठाने से अक्षर बड़े दिखाई देते हैं तो पुस्तक की लेंस होगी। तो दोस्तों, अगर हमें पुस्तक में छपे पृष्ठ को बड़ा देखना है तो दोस्तों हमें जो पुस्तक को रखना होगा लेंस के प्रकाशीय केंद्र व फोकस दूरी के मध्य रखेंगे, तभी हमें पुस्तक में छपे जो अक्षर हैं वो हमें बड़े दिखाई देंगे दोस्तों। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो डी नंबर सही होगा।
क्योंकि प्रकाशिक केंद्र व फोकस दूरी के मध्य रखने पर वस्तु उत्तल लेंस में दोस्तों क्योंकि दोस्तों लेंस में वस्तु को प्रकाशिक केंद्र व फोकस दूरी के मध्य रखने पर वस्तु का प्रतिबिंब सबसे बड़ा बनता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही हुआ डी नंबर। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब आभासी होगा। दोस्तों उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी तब होता है जब वस्तु फोकस दूरी व प्रकाशिक केंद्र के मध्य में स्थित होती है। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चंस हैं, आप इन्हें ज़रूर रट लीजिएगा। दोस्तों आपसे इस बार के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि उत्तल लेंस की फोकस दूरी f सेंटीमीटर हो तो उसकी क्षमता होगी। दोस्तों उत्तल लेंस के लिए लेंस की क्षमता P बराबर होती है +1/f मीटर में, जबकि f मीटर में हो। यहाँ पर सेंटीमीटर दिया है तो ऊपर 100 हो जाएगा और नीचे f हो जाएगा। दोस्तों तो लेंस की क्षमता P बराबर हो जाएगा दोस्तों +100/f सेंटीमीटर, जहाँ f सेंटीमीटर में हो और ये पूरा डायोप्टर में हो। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन सही होगा दोस्तों वो सी नंबर सही होगा। अगर यहाँ पर अवतल लेंस लिखा होता दोस्तों तो हमारा -A वाला सही हो जाता, जबकि यहाँ पर उत्तल लिखा है, इसलिए हमारा जो ऑप्शन सही हुआ वो सी नंबर, क्योंकि उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो प्लस में होती है और अवतल लेंस की क्षमता माइनस में होती है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब आभासी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, मीटरों में नापी गई फोकस दूरी के व्युत्क्रम को कहते हैं। दोस्तों मीटरों में नापी गई फोकस दूरी के व्युत्क्रम को हम लेंस की क्षमता कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन सही हुआ ए नंबर। दोस्तों ऐसे ही प्रश्नों के वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए दोस्तों, और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।